हेलो एवरीवन, वेलकम टू द फोर्थ लेक्चर ऑन वेव ऑप्टिक्स। आज के इस लेक्चर में हम समझेंगे कि व्हेन अ लाइट रिफ्रैक्ट मतलब व्हेन इट ट्रैवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, लाइट की जो वेवलेंथ होती है वो चेंज हो जाती है विथ रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। हावेवर व्हेन लाइट में जब रिफ्रैक्शन होता है तो उसकी फ्रीक्वेंसी जो है ना लाइट वेव की वो चेंज नहीं होती है, फ्रीक्वेंसी जो है वो कांस्टेंट ही रहती है। और यहाँ इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर हम एक रिलेशनशिप डिराइव करेंगे विच वुड बी mu1 lambda 1 is equal to mu2 lambda 2. mu1 is the refractive index of medium 1, lambda 1 is the wavelength of light in that medium, and mu2 is the refractive index of medium 2 and lambda 2 is the wavelength of light in that medium. तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं दो मीडियम कंसिडर कर लेता हूँ, एक रेयरर एक डेंसर, जिसके अंदर हमें रिफ्रैक्शन देखने को मिलेगा। सो लेट्स से दिस इज द रेयरर मीडियम, इसको मैं मीडियम 1 भी कह सकता हूँ। इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है या एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम कह सकते हैं, इट इज mu1 एंड स्पीड ऑफ लाइट इन दिस पर्टिकुलर मीडियम इज v1। और उसके बाद में हम एक डेंसर मीडियम इमेजिन कर लेते हैं। सपोज दिस इज अ डेंसर मीडियम, ठीक है। और ये जो लाइन है, दिस लाइन रिप्रेजेंट्स इंटरफेस इन बिटवीन रेयरर एंड डेंसर मीडियम। अच्छा, डेंसर मीडियम को ही हम मीडियम 2 भी बोल सकते हैं। देन लेट्स से mu2 इज द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम एंड v2 इज द स्पीड ऑफ लाइट इन द डेंसर मीडियम। और हमें याद रखना है जो v2 होगा इट विल बी लेसर देन v1। चलेगा ना। लेट्स इमेजिन कि हमारी एक जो लाइट वेव है वो इंसिडेंट हो रही है इस इंटरफेस पे, और ये जो लाइट वेव है उसको मैं वेव फ्रंट के फॉर्म में यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। और फॉर सिंप्लिसिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग व्हाट वी विल बी डूइंग, वी विल बी कंसिडरिंग अ प्लेन वेव फ्रंट, ठीक है। इस वेव फ्रंट को मैंने नाम दे दिया है ए बी वेव फ्रंट। अब ए बी वेव फ्रंट को अगर मैं परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ करता हूँ तो दैट मीन्स वो रे ऑफ लाइट को रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पर ए बी वेव फ्रंट तो मैंने ऐसे दो परपेंडिकुलर लाइन रिप्रेजेंट किए हैं एंड एरो इंडिकेट्स डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ दिस वेव फ्रंट। लेट आई बी द एंगल ऑफ इंसिडेंस हियर, आई बी द एंगल ऑफ इंसिडेंस। नाउ ये जो वेव फ्रंट है ना ए बी, जब इसका रिफ्रैक्शन होगा तो क्या बन जाएगा वो, दैट विल बिकम ए डैश बी डैश, जो लास्ट लेक्चर है हमने वहां पे देखा था। और जब यहाँ पे वो रिफ्रैक्ट होके अंदर आएगा तो ऊपर ए बी वेव फ्रंट बचेगा क्या, नहीं, उसकी जगह किसी और वेव फ्रंट ने ले ली होगी जो ए बी के पीछे रहेगा। तो मान लो ए बी वेव फ्रंट के पहले मैं और एक वेव फ्रंट अभी फिलहाल ही कंसिडर करके रख लेता हूँ और उसको नाम दे देता हूँ वेव फ्रंट सी डी। तो लेट्स से दिस इज वेव फ्रंट सी डी, और सी डी के पीछे और एक वेव फ्रंट ले लो। जस्ट फॉर एग्जाम्पल मान लो वो है ई, तो ई एफ इज अनदर वेव फ्रंट। अब ये जो वेव फ्रंट है ना ई एफ सी डी ए बी, दे आर ट्रेवलिंग थ्रू अ रेयरर मीडियम एंड अप्रोचिंग टू द इंटरफेस। उनके बीच में जो डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन है, लेट्स इमेजिन कि उनका जो सेपरेशन है इट इज इक्वल टू वेवलेंथ ऑफ लाइट इन द रेयरर मीडियम। तो सपोज लाइट की वेवलेंथ इन रेयरर मीडियम अगर मैं लैम्बडा 1 लेता हूं तो आई कैन से the distance between wavefront EF and CD is equal to lambda 1 and distance of separation between CD and AB is equal to again lambda। ठीक है, चलेगा ना। यहां से हम ये भी बोल सकते हैं ना कि अगर मान लो इस पर्टिकुलर वेव का जो कहाँ पे ट्रैवल हो रही है, रेयरर मीडियम में ट्रैवल हो रही है, उसका अगर टाइम पीरियड कैपिटल टी है तो कैपिटल टी टाइम पीरियड में, मतलब कैपिटल टी जितना टाइम पीरियड में वेव कितना डिस्टेंस ट्रैवल करती है, इक्वल टू इट्स वेवलेंथ। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ इफ स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 इज v1 और रेयरर मीडियम इज v1, देन v1 वुड बी इक्वल टू नथिंग बट लैम्बडा 1 विच इज डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन टाइम पीरियड t। बराबर है नाउ। अब ये जो हमारा वेव फ्रंट है ए बी, हम जानते हैं कि ऑल पॉइंट्स ऑन द वेव फ्रंट विल एक्ट एज अ सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट एंड आफ्टर सम टाइम इट विल बी रिफ्रैक्टेड। अब मान लो कि ए बी जो वेव फ्रंट है वो अब रिफ्रैक्ट हो चुका है किसके अंदर, डेंसर मीडियम के अंदर। एंड आफ्टर रिफ्रैक्शन लेट्स से द रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट इज गिवन नेम ए डैश बी डैश। अब ये रिफ्रैक्शन कैसे होता है इसको समझने के लिए जो लास्ट लेक्चर है उसको आपको देखना पड़ेगा, तभी जाके ये चीजें क्लियर हो जाएगी। तो सपोज रिफ्रैक्शन होने के बाद हमारा जो वेव फ्रंट है वो कुछ ऐसे दिख रहा है। तो लेट्स से दिस इज माय पॉइंट बी डैश, ठीक है। एंड बी डैश से यहाँ पर मैं ए पर ए डैश पॉइंट अब मार्क कर रहा हूँ। तो ए डैश बी डैश नाउ रिप्रेजेंट रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। इफ दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस दिस मस्ट बी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन।
एंड दिस इज द पाथ ऑफ ट्रैवल। ठीक है, तो इस तरीके से जो है वो हमारी रिफ्रैक्टेड वेव आगे ट्रैवल करेगी। चलेगा ना। अब ये जो ए बी वेव फ्रंट है यही रिफ्रैक्ट होके क्या बना है, ए डैश बी डैश बना है। तो ये ए बी वेव फ्रंट की जगह अब कौन आया होगा, ऑब्वियसली सी डी वेव फ्रंट आया होगा। सी डी वेव फ्रंट की जगह कौन आया होगा, तो ई एफ वाला वेव फ्रंट आया होगा। और ई एफ के पहले अगर मान लीजिए जी एच नाम का कोई वेव फ्रंट होता तो वो ई एफ की जगह आ गया होगा। तो जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग मैं यहाँ पर नाम चेंज कर देता हूँ। ठीक है, तो लेट्स से now CD wavefront is at initial position where AB wavefront was and here it is EF wavefront। ठीक, अब देखो लेट से टी टाइम पीरियड में, मतलब टी टाइम में विच इज नथिंग बट टाइम पीरियड ऑफ अ वेव, ये जो ए डैश बी डैश वेव फ्रंट है इनके जो वेवलेट्स होंगे इस पर्टिकुलर वेव फ्रंट पर जो भी पॉइंट्स है दोज विल एक्ट एज अ सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट, और वो क्या करेंगे अपने अपने वेवलेट्स जो है वो प्रोपैगेट करना स्टार्ट कर देंगे, जिसके कारण इन द सेम टाइम कैपिटल टी अगर अगर ई एफ वेव फ्रंट सी डी की जगह लेगा और सी डी वेव फ्रंट अंदर आके रिफ्रैक्ट हो जाएगा, उतने समय में ए डैश बी डैश जो वेव फ्रंट है वो भी अब आगे आ चुका होगा। लेकिन ये जो डिस्टेंस ट्रैवल करेगा ए डैश बी डैश, जो आगे डिस्टेंस ट्रैवल करेगा दैट वुड बी लेसर देन लैम्बडा वन। ऐसे क्यों, क्योंकि भले ही टाइम पीरियड सेम हो लेकिन स्पीड ऑफ लाइट इन डेंसर मीडियम लेस होने के कारण अगर मान लीजिए लैम्बडा वन 5 सेंटीमीटर था तो हो सकता है कि यहाँ पे जो डिस्टेंस ट्रैवल किया जाएगा बाय ए डैश बी डैश वुड बी 4 सेंटीमीटर और लेसर देन 5 सेंटीमीटर फॉर श्योर। ठीक है, तो मान लो आफ्टर टी टाइम this A dash B dash wavefront have traveled further up to this distance। तो यहां पर मैं एक नया डिस्टेंस मार्क कर रहा हूं। ठीक है, और इस वेवफ्रंट को नाम दे रहा हूं अब फर्दर वेवफ्रंट ए डैश बी डैश। तो हमारा जो वेवफ्रंट था ना पहले ए डैश बी डैश, अब वो मूव हो चुका है आगे। अब ए डैश बी डैश की जगह कौन आया होगा, सो ऑब्वियसली सी डैश डी डैश आया होगा, और सी डी की जगह कौन आया होगा, तो वहां पे ई एफ वाला वेव फ्रंट आया होगा। ठीक, तो दिस इज ई एफ एंड द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट उसको मैं लिख रहा हूं लैम्बडा टू। और हमेशा याद रखना ये जो लैम्बडा टू होगा इट विल बी लेसर देन लैम्बडा वन बिकॉज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट वुड बी लेसर ड्यू टू द स्लो स्पीड ऑफ लाइट इन द डेंसर मीडियम। अब फिर क्या होगा, टी टाइम के बाद फिर से ये जो ए डैश बी डैश वाला वेव फ्रंट है ना ये और आगे आ चुका होगा, और उसने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा, अगेन उसने लैम्बडा टू जितना डिस्टेंस कवर किया होगा। कितना डिस्टेंस कवर किया होगा, लैम्बडा टू जितना इन सेम टाइम कैपिटल टी। ठीक, अब यहाँ पर कौन सा वेव फ्रंट आ जाएगा, सो ए डैश बी डैश वाला वेव फ्रंट अब नीचे शिफ्ट हो चुका है, सी डैश डी डैश अब और नीचे शिफ्ट हो गए, और न्यू वेव फ्रंट जो है वो ई डैश एफ डैश अब बने होंगे। तो ई डैश एफ डैश दिस आर न्यू वेव फ्रंट, और फिर उनके पीछे और भी वेव फ्रंट्स है जो आगे ऐसे रिफ्रैक्ट होते होते बढ़ते जाएंगे। अब देखिए ये जो डेंसर मीडियम है इसमें जो वेव फ्रंट्स ट्रैवल कर रहे हैं उनकी स्पीड क्या है v2, और वो टी टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं, इक्वल टू लैम्बडा टू। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ भैया v2 इज इक्वल टू लैम्बडा टू डिवाइडेड बाय कैपिटल टी। हालांकि कैपिटल टी जो टाइम है वो दोनों ही केस में सेम है, आइदर इट इज इन रेयरर मीडियम और इट इज इन डेंसर मीडियम। तो यहाँ पे ये जो दो इक्वेशंस हमने लिए हैं ना इनका बहुत ज़्यादा यूज होगा टू डिराइव अवर एक्सप्रेशन। तो सबसे पहले मैं क्या कर लेता हूँ, बेसिक सी थ्योरी लिख लेता हूँ ताकि हमें चीज़ों को समझने में बहुत आसानी हो। सो आई एम कंसिडर प्लेन वेव फ्रंट्स ए बी सी डी एंड ई एफ आर अप्रोचिंग द इंटरफेस between
rarer and denser medium, between rarer and denser medium. ठीक है, let mu1 is equal to refractive index. mu1 be the refractive index of rarer medium. v1 be the speed of light in rarer medium. Okay, let lambda 1 be the wavelength of light, wavelength of light in rarer medium. चलेगा. let capital T be the time period, capital T be the time period of wave propagation, wave propagation. ना वैसे ही mu2 क्या हो जाएगा फिर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम. v2 be the speed of light in denser medium. एंड यहां पर हम लिख सकते हैं सच दैट इन ब्रैकेट v2 इज लेसर देन v1. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. अब देखिए डेरिवेशन तो बहुत इजी है, उसमें कुछ है नहीं, बस ये जो टर्म्स थी ना अभी हमने जो एक्सप्लेन की वही समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट था. नाउ लेट लैम्बडा 1 बी द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन, डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन between wavefronts AB, CD and EF as shown in figure. ठीक है, therefore can I say V1 which is nothing but speed of light in medium 1 would be lambda 1 divided by t, because lambda 1 would be the distance traveled by that wave in t time period. ठीक है, therefore t would be equal to lambda 1 upon v1. This is my equation 1. चलेगा ना. Also after refraction wavefronts AB, CD and EF are now refracted as क्या हो जाएगा वो a dash b dash c dash d dash and e dash f dash having their distance of separation is lambda 2. बिकॉज लैम्बडा 2 जो है वो कम डिस्टेंस है, इसलिए वेयर लैम्बडा 2 इज लेसर देन लैम्बडा 1 ड्यू टू, या फिर आप लिख सकते हैं बिकॉज v2 इज लेसर देन. ठीक है, चलो तो अब आगे हम यहां लिख सकते हैं देन v2 would be equal to lambda 2 divided by capital T and therefore T would be equal to lambda 2 divided by V2. This is my equation. ठीक है, चलो नाउ अब देखिए ये जो इक्वेशन 1 है और इक्वेशन 2 है उनमें लेफ्ट हैंड साइड वो इक्वल है, तो राइट हैंड साइड क्या हो जाएगी, वो भी इक्वल हो जाएगी. सो वी हैव टू इक्वेट इक्वेशन 1 एंड 2. इक्वेट करने के बाद हम क्या देख पाएंगे, lambda 1 upon v1 would be equal to lambda 2 upon v2. नाउ अब देखो हम लोग जानते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम. तो अगर mu1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम है सो दैट वुड बी c अपॉन v1 होना चाहिए, और mu2 जो हो जाएगा वो होगा c अपॉन v2. तो क्या मैं यहाँ पर v1 को c अपॉन mu1 और v2 को c अपॉन mu2 लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ. सो पुटिंग दिस वैल्यू हियर आई कैन राइट
लैम्बडा वन डिवाइडेड बाय v1 वुड बी c अपॉन μ1 एंड लैम्बडा टू वुड बी c अपॉन μ2। तो एक काम कर लेते भैया, μ1 और μ2 जो है उनको ऊपर शिफ्ट कर लेंगे और c जो है वो कैंसिल हो जाते हैं। सो आई गेट μ1 लैम्बडा वन इज इक्वल टू μ2 लैम्बडा टू। आ रही है बात समझ में? एंड दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशनशिप इन बिटवीन द वेवलेंथ ऑफ लाइट इन द पर्टिकुलर मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम। ठीक है, यहाँ से बहुत सारे जो क्वेश्चन है सीईटी के वो आपके निकल कर आएंगे और सॉल्व हो जाएंगे। अच्छा, अगर कोई आपसे पूछे कि शो दैट व्हेन लाइट इज बीइंग रिफ्रैक्टेड फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर हाउ कम देयर इज नो चेंज इन फ्रीक्वेंसी, तो हमारे पास देखिए ये एक रिलेशन है, लैम्बडा वन अपॉन वी वन इज इक्वल टू लैम्बडा टू अपॉन वी टू, या फिर आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो। तो टू शो दैट फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट वेव, फ्रीक्वेंसी जो है वो कैसी रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो एक काम करना है हमें, हम लिखेंगे वी हैव, क्या है हमारे पास रिलेशन, μ1 लैम्बडा वन इज इक्वल टू μ2 लैम्बडा टू। अब देखिए μ1 इज व्हाट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम वन विच इज नथिंग बट c अपॉन v1। यहाँ पे आ जाएगा लैम्बडा वन और यहाँ होगा c अपॉन v2 और ये हो जाएगा लैम्बडा टू। अब देखो c कैंसिल हो गए, सो वी गेट लैम्बडा वन अपॉन वी वन इज इक्वल टू लैम्बडा टू अपॉन वी टू। ये रिलेशन हमारे पास पहले भी आया था। अब देखो हम जानते हैं v इज नथिंग बट n लैम्बडा, तो कैन आई राइट v1 विच इज द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम वन वुड बी गिवन बाय n1 lambda 1. n1 is the frequency of light in medium 1 and similarly v2 is the speed of light in denser medium, so it can be written as n2 into lambda 2. तो अगर मैं इनको सब्सटीट्यूट करूंगा तो क्या हो जाएगा, lambda 1 डिवाइडेड बाय n1 lambda 1 इज इक्वल टू लैम्बडा टू डिवाइडेड बाई n2 लैम्बडा टू। अब भैया लैम्बडा टू लैम्बडा वन कैंसिल हो जाएगा, सो 1 अपॉन n1 इज इक्वल टू 1 अपॉन n2। तो इसका जो रेसिप्रोकल है वो क्या होगा, n1 इज एग्जैक्टली इक्वल टू n2 विच शोज दैट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट वेव डू नॉट गेट चेंज व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम ड्यूरिंग द रिफ्रैक्शन। ठीक है, सो दिस वॉज द पार्ट विच वी हैड टू सी हियर इन दिस पर्टिकुलर टॉपिक। चलो अब हम क्या करेंगे, वी विल बी सॉल्विंग सम ऑफ द फ्यू इंपॉर्टेंट सीईटी के क्वेश्चंस दैट आर रिलेटेड विद दिस टॉपिक। क्या है क्वेश्चन, व्हेन लाइट वेव ट्रैवल फ्रॉम रेयरर मीडियम इनटू डेंसर मीडियम द क्वांटिटी और क्वांटिटीज विच गेट्स और गेट चेंज्ड आर। देखो एक चीज याद रखना, जिस भी ऑप्शन में फ्रीक्वेंसी होगा वो ऑप्शन रॉन्ग होगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी जो है वो कभी चेंज नहीं होती है। तो फर्स्ट ऑप्शन में फ्रीक्वेंसी है, सेकंड ऑप्शन में यस यहाँ पे भी फ्रीक्वेंसी है, थर्ड ऑप्शन में भी फ्रीक्वेंसी है, तो ये सारे जो ऑप्शन है वो गलत हो जाएंगे एंड ओनली डी ऑप्शन विल बी करेक्ट बिकॉज देयर इज ओनली चेंज इन द वेवलेंथ, और वेवलेंथ में ही चेंज हमें देखने को मिल रहा है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, व्हेन अ रे ऑफ लाइट एंटर्स अ ग्लास स्लैब फ्रॉम एयर, जब रे ऑफ लाइट ग्लास स्लैब में आएगी फ्रॉम एयर क्या होगा, इट्स वेवलेंथ डिक्रीजेस। यस, क्योंकि जो ग्लास स्लैब है वो कैसा है, डेंसर है, और लाइट कहाँ से एंटर हो रही है, एयर से, तो एयर रेयरर है, तो ऑब्वियसली भैया वेवलेंथ जो है वो डेंसर मीडियम में कम हो जाएगी एंड दैट्स व्हाई ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। बाकी के ऑप्शन क्या दिए हैं, इट्स वेवलेंथ इंक्रीजेज नहीं, फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेज नहीं है भैया, फ्रीक्वेंसी तो कांस्टेंट रहती है, नीदर वेवलेंथ नॉर फ्रीक्वेंसी चेंजेस। देखो फ्रीक्वेंसी तो नहीं चेंज होती है बट वेवलेंथ जो है वो जरूर चेंज होता है, इसलिए हमारा जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या दिया है, द नंबर ऑफ वेव्स इन x सेंटीमीटर लेंथ इन एयर इज इक्वल टू नंबर ऑफ वेव्स इन y सेंटीमीटर लेंथ ऑफ अ डेंसर मीडियम, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम इज। देखो बहुत सिंपल है, मान लो मेरे पास दो मीडियम है, यहाँ ये जो ऊपर का मीडियम है वो मैं एयर ले रहा हूँ और नीचे का मीडियम कोई एक डेंसर मीडियम ले रहा हूँ। ठीक है, मान लो ऊपर की जो एयर की लेंथ या जो थिकनेस है उसको मैं x मार्क कर रहा हूँ और डेंसर मीडियम में जो थिकनेस है उसको मैं y मार्क कर रहा हूँ। अब ये बोल रहे हैं नंबर ऑफ वेव्स इन x सेंटीमीटर लेंथ इन एयर इक्वल टू नंबर ऑफ वेव्स इन y सेंटीमीटर लेंथ। तो मान लो x सेंटीमीटर के अंदर दो वेव्स फॉर्म हो रहे हैं, तो ऐसे यहाँ पर हम दो वेव्स ड्रॉ करके दिखाते हैं। सो लेट्स से दिस इज वन वेव, so let's say this is one wave, okay, and let's say this is second wave। तो इस तरीके से जो है पहले मीडियम में दो वेव्स आई है, तो आई एम राइटिंग n लैम्बडा, n टाइम्स ऑफ लैम्बडा वन इज इक्वल टू एक्स, और n की वैल्यू ली है 2, तो 2 टाइम्स ऑफ लैम्बडा वन इज इक्वल टू एक्स हो गया।
अब उतने ही नंबर ऑफ वेव्स कहाँ पर मिल रहे हैं, डेंसर मीडियम के वाई लेंथ में मिल रहे हैं। तो मान लो डेंसर मीडियम में अपन इस तरीके से वेव ड्रॉ कर रहे हैं। सपोज दिस इज फर्स्ट वेव एंड दिस इज देन सेकंड वेव, ठीक है। और ये जो डिस्टेंस है ये दिस इज से वाई, इतना जो है डिस्टेंस वाई, क्योंकि ये डेंसर मीडियम है ना, तो थोड़ा कम होना चाहिए थिकनेस। एनीवे चलो, अब यहाँ पे भी 2 नंबर ऑफ वेव्स है, बट जो वेवलेंथ है वो अब कम हो चुकी है, तो इसको मैं लैम्बडा 2 लिख रहा हूँ। नाउ 2 टाइम्स ऑफ लैम्बडा 2 इज नथिंग बट वाई हियर। अब एक काम करो, एक्स और वाई का अगर मैं रेशियो लेता हूँ तो क्या मिलेगा मुझे, एक्स और वाई का रेशियो 2 टाइम्स ऑफ लैम्बडा 1 इज इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ लैम्बडा 2 इज इक्वल टू वाई। तो 2 क्या हो जाएगा, कैंसल, एंड हियर आई कैन से लैम्बडा 1 अपॉन लैम्बडा 2 इज नथिंग बट एक्स अपॉन वाई। ये हमारे पास रिलेशन आया है। तो आई एम राइटिंग हियर लैम्बडा 1 अपॉन लैम्बडा 2 इज एक्स अपॉन वाई, और पूछा क्या है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम इज। अब देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे निकालेंगे, तो हमारे पास रिलेशन है μ1 लैम्बडा 1 इज इक्वल टू μ2 लैम्बडा 2। अब ये जो μ1 है वो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर मैं ले रहा हूँ तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर कितना होता है, 1 होता है। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 1, दैट्स वाई μ1 को हम 1 से सब्सटीट्यूट करेंगे। अब बचता है मेरे पास लैम्बडा 1, और यहाँ से क्या कर लेता हूँ मैं, लैम्बडा 2 को नीचे ला रहा हूँ, सो वी गेट ओनली μ2 हियर। बट लैम्बडा 1 अपॉन लैम्बडा 2 इज व्हाट, x बाय y, सो μ2 की वैल्यू मिल जाएगी हमें x अपॉन y, विच इज माई ऑप्शन नंबर डी। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, क्या बोला है, when the same monochromatic ray of light travels through a glass slab and through water, the number of waves in glass slab of thickness 5 centimeter is same as that of water column of height 6 centimeter. If the refractive index of glass is 1.56, then the refractive index of water is। तो previously जो क्वेश्चन सॉल्व किया है बिल्कुल वैसा ही है। ऊपर यहाँ पर मान लीजिए मैं ग्लास ड्रॉ करता हूँ और नीचे हमारे पास है वाटर, ठीक है। दिस इज माई वाटर। जो ग्लास स्लैब है उसकी थिकनेस 5 सेंटीमीटर दी है, और जो वाटर है उसके जो डेप्थ है वो है 6 सेंटीमीटर, या फिर हाइट है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ से कोई एक लाइट की वेव चली होगी, और जस्ट फॉर फन हम मान लेते हैं कि 2 वेव्स जो है वो 5 सेंटीमीटर में है, और उतने ही 2 वेव्स कहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, 6 सेंटीमीटर वाले हाइट में देखने को मिल रहे हैं, बट उनकी जो वेवलेंथ है वो बदल जाएगी। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ लेट्स से 2 टाइम्स ऑफ लैम्बडा जी इज वेवलेंथ ऑफ लाइट इन ग्लास इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, और यहाँ पे वाटर के केस में क्या हो जाएगा, वेवलेंथ बढ़ जाएगी। क्यों, क्योंकि वाटर जो है वो लेस डेंसर है, तो यहाँ पर ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा ना। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ 2 टाइम्स ऑफ लैम्बडा डब्ल्यू इज नथिंग बट 6। तो टेकिंग रेशियो ऑफ दिस टू व्हाट डू आई गेट, लैम्बडा जी अपॉन लैम्बडा डब्ल्यू इज नथिंग बट 5/6, क्योंकि 2 तो वैसे ही कैंसिल हो गए। अब हमें पूछा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्या देकर रखा है उन्होंने, ग्लास देकर रखा है। तो म्यू जी कितना दिया है उन्होंने 1.56, और हमें म्यू डब्ल्यू पूछा है। तो आई कैन राइट म्यू जी इंटू लैम्बडा जी इज इक्वल टू म्यू डब्ल्यू इंटू लैम्बडा डब्ल्यू। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज अगेन 1.56 मल्टीप्लाइड बाय लैम्बडा जी अपॉन लैम्बडा डब्ल्यू में लिख सकता हूँ, दिस इज म्यू डब्ल्यू। तो दिस इज 1.56 इंटू लैम्बडा जी अपॉन लैम्बडा डब्ल्यू इज 5/6, सो ये आ जाएगा 5 into 6, how much it is, 30, 0 we have 3, 28, then we have 2, this is 7.8 divided by 6, so mu w। now 7.6 divided by 6 अगर करेंगे तो 6 बन जा 6, then we have 8, 6 3 जा 18, so 1.3 mu w की वैल्यू कितनी आ गई, 1.3, that is option C here। चलेगा। नाउ लेट्स मूव अहेड, क्या क्वेश्चन दिया है देखो, लाइट इज इंसिडेंट इन एयर एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 डिग्री। सो एंगल ऑफ इंसिडेंस देकर रखा है 45 डिग्री, एंड रिफ्रैक्टेड इन अदर मीडियम एट एन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 30 डिग्री। सो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज हाउ मच, 30 डिग्री। इफ वेवलेंथ इन एयर इज लैम्बडा 1 एंड फ्रीक्वेंसी इज न्यू 1 एंड इन मीडियम वेवलेंथ इज लैम्बडा 2, फ्रीक्वेंसी इज न्यू 2, देन आपको रिलेशंस दिए हैं। देखिए सीधी सी बात है, आप देख पा रहे होंगे जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है ना, इट इज लेसर। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है लेसर है, इसका मतलब लाइट जो है वो रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में ट्रैवल किया है ना। रेयरर मीडियम में अगर वेवलेंथ उन्होंने लैम्बडा 1 बोली है और डेंसर मीडियम में वेवलेंथ अगर लैम्बडा 2 बोली है, तो हम इतना तो जान ही सकते हैं
कि लैम्बडा 2 जो है इट विल बी लेसर देन लैम्बडा 1, क्योंकि डेंसर मीडियम में जो स्पीड होती है लाइट की वो रिड्यूस्ड हो जाती है। दूसरी चीज, फ्रीक्वेंसी को उन्होंने ν1 एंड ν2 बोला है, लेकिन हम जानते हैं ड्यूरिंग रिफ्रैक्शन देयर इज नो चेंज इन फ्रीक्वेंसी, मतलब दोनों की जो फ्रीक्वेंसी है इट शुड बी सेम, दैट इज ν1 इट शुड बी इक्वल टू ν2। अब हम क्या करेंगे, पहले तो ऑप्शंस देखेंगे और पता करते हैं कि कौन सा ऑप्शन हमारे इस पर्टिकुलर लॉजिक को सेटिस्फाई करता है। तो इफ यू सी फर्स्ट ऑप्शन, यहाँ पर ν1 इज इक्वल टू ν2 है, और जो थर्ड ऑप्शन है यहाँ पर भी ν2 इज इक्वल टू ν1 है। बाकी के जो ऑप्शन है, अच्छा डी ऑप्शन में भी ν2 इज इक्वल टू ν1 है, तो ये जो बी ऑप्शन है इसको तो हम डायरेक्टली कट कर लेंगे। अब हमें देखना है कि कौन से ऑप्शन में लैम्बडा 2 जो है वो लेसर है देन दैट ऑफ लैम्बडा 1। तो पहला अगर आप देखोगे तो लैम्बडा 1 सीम्स लेसर देन लैम्बडा 2 हियर, सो ऑप्शन ए करेक्ट नहीं हो सकता। ऑप्शन सी की तरफ अगर जाएंगे तो उन्होंने कहा है लैम्बडा 1 इज इक्वल टू लैम्बडा 2, तो ये भी करेक्ट नहीं होगा। अगर ऑप्शन डी की तरफ जाएंगे तो देखो लैम्बडा 2 इज इक्वल टू लैम्बडा 1 अपॉन √2, इट मीन्स कि ये जो हमारा ऑप्शन है ना डी, ये करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए। ठीक है, तो यहां तक हमने क्या किया है, जो वेवलेंथ होती है लाइट की उसका रिलेशनशिप क्या होता है विद रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, उसको थोड़ा सा समझ लिया। अब इसके बाद ना एक छोटा सा थ्योरी टॉपिक है जहां पर हम देखेंगे कि कोई एक मेरे पास अगर मान लीजिए प्रिज्म है या लेंस है या कोई मिरर है, उनका बिहेवियर कैसा होता है विद रिस्पेक्ट टू वेव फ्रंट्स। तो चलिए समझते हैं और शुरुआत करेंगे प्रिज्म के साथ। देखिए मान लो मेरे पास कोई एक प्रिज्म है, यहाँ पर तो वैसे मैंने ड्रॉ करके ही दिखाया, लेकिन फिर अलग से हम एक प्रिज्म ड्रॉ कर लेते हैं। सपोज दिस इज अ प्रिज्म। ठीक, चलो हमने देखा है कि जो डिस्पर्शन फिनोमिना होता है लाइट का, वहां पर हम प्रिज्म यूज कर रहे थे। हमने 9th 10th स्टैंडर्ड में ये सारी चीजें ऑलरेडी देख ली है। अब उसमें क्या होता था, फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पे मान लो मेरे पास इस तरीके से कोई एक लाइट रे है जो इंसिडेंट हुई है इस प्रिज्म के एज पे। नाउ दिस एज एक्ट्स एज एन इंटरफेस इन बिटवीन रेयरर मीडियम एंड द डेंसर मीडियम, क्योंकि प्रिज्म का मटेरियल जो है वो डेंसर होता है लाइट के लिए एज कम्पेयर टू आउटसाइड मटेरियल। नाउ दिस इज माई लाइट रे विच आई हैव शोन हियर। अब ये जो लाइट रे है क्या है, इस पर्टिकुलर एज पे जैसे ही आएगी तो आप देखोगे कि नाउ इट विल ट्राई टू एंटर इनटू द प्रिज्म एंड द रिफ्रैक्शन का जो फिनोमिना है दैट वी कैन ऑब्जर्व। अब रिफ्रैक्शन में क्या होता है, लाइट बेंड आइदर टुवर्ड्स द नॉर्मल और अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो यहाँ पे आप हमें देखना पड़ेगा, हमारे पास जो नॉर्मल है वो इस सरफेस को कुछ ऐसे रहेगा, यस इस तरीके से दिखेगा, एंड एज द लाइट इज एंटरिंग फ्रॉम रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम द बेंडिंग विल बी टुवर्ड्स द नॉर्मल। सो हियर माय लाइट वे जो एक्चुअली ऐसे स्ट्रेट जानी चाहिए थी, दिस वुड हैव बीन इट्स ओरिजिनल पाथ, बट वैसे ना जाते हुए अब वो क्या होगी, टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाएगी। तो यहाँ पर हमने इसको टुवर्ड्स द नॉर्मल ऐसे बेंड कर लिया। ठीक है, चलेगा। अब ये क्या हो गई, लाइट वेव इस प्रिज्म के अंदर से ट्रैवल कर रही है एंड नाउ इट हैज रीच टू द इंटरफेस। अब इस इंटरफेस से फिर से एक बार रिफ्रैक्शन देखने को मिलेगा, क्योंकि अब वो डेंसर से रेयरर मीडियम में जा रही है, एंड व्हेन लाइट वेव एंटर्स फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम इट बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो यहाँ पे भी मैं एक नॉर्मल ड्रॉ कर लेता हूँ। तो इस सरफेस का या इस इंटरफेस का ये नॉर्मल हो जाएगा एंड द लाइट विल बी बेंडिंग अवे फ्रॉम नॉर्मल। सो नॉर्मल से दूर उसने बेंड हो गया। ठीक है, चलो इस तरीके से बेंडिंग हो गया। तो आप देख पा रहे हैं कि लाइट रे जो है वो इस तरह आई है और नेक्स्ट एज से वो इस तरीके से रिफ्रैक्ट हो गई, तो उसकी डायरेक्शन जो है वो चेंज हो चुकी है। अब यहाँ पर समझने वाली बात क्या है, डिस्पर्शन के केस में अगर एक व्हाइट लाइट पे हम इंसिडेंट करवाते हैं तो उसके रिफ्रैक्शन के कारण यहाँ पे आप देख पाते हो कि आपको डिस्पर्शन मतलब स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कलर देखने को मिलता था। इसका मतलब ये था कि अगर लाइट वेव के अंदर, व्हाइट लाइट वेव के अंदर वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, रेड, ग्रीन जैसे जो कलर्स होते हैं, चूंकि उनकी वेवलेंथ अलग अलग होती है तो हर वेवलेंथ के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो रिलेशनशिप है वो भी बदलते जाता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट जो बेंडिंग होता है लाइट वेव का फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ वो भी अलग अलग होता है। और चूंकि बेंडिंग अलग अलग होता है अलग अलग कलर के लिए, इसलिए हमें फिर हमें यहाँ पर एक डिस्पर्शन पैटर्न देखने को मिलता है जहाँ पर हम डिफरेंट डिफरेंट लाइट के कलर्स को ऑब्जर्व कर सकते हैं ऑन द स्क्रीन। इसी को हम बेसिकली डिस्पर्शन बोलते हैं। तो अभी फिलहाल हमें क्या समझना है, यहाँ पर हम देखेंगे अगर मान लो मेरे पास कोई एक मोनोक्रोमेटिक लाइट वेव है, मोनोक्रोमेटिक मतलब सिंगल कलर की लाइट वेव, फॉर एग्जांपल रेड कलर की लाइट वेव, तो उसके लिए हम एक वेव फ्रंट इमेजिन करेंगे और देखेंगे क्या सही में वेव फ्रंट की जो डायरेक्शन है वो चेंज होती है जैसे लाइट के रे के केस में होती थी। तो चलो यहाँ पे देख लेते हैं। तो इसे मैं फिलहाल बाजू में कर देता हूँ। चलो देखो, अब मान लो हमने क्या किया है, एक ऐसा वेव फ्रंट लिया है
विच इज के बी हियर, और ये जो वेव फ्रंट है ये टिपिकल एक एंगल पर इस प्रिज्म के पास आया है। अब इसका जो बी पॉइंट है वो प्रिज्म के वर्टाइसेस पे ही है, और के पॉइंट जो है वो फिलहाल एयर में मतलब रेयर मीडियम में है। अब होता क्या है, एज पर हाइगन्स का वेव थ्योरी, जो वेव फ्रंट प्रोपैगेट होता है उसको प्रोपैगेट होने के लिए सारे जो पॉइंट्स होते हैं वेव फ्रंट पर वो क्या करते हैं, दे एक्ट एज अ सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट। उनके कारण जो वेवलेट्स फॉर्म होती है वो वेवलेट्स आगे की दिशा में ट्रैवल करते रहते हैं। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, ये जो हमारा वेव फ्रंट है यहाँ पर कुछ पॉइंट्स इमेजिन कर लेते हैं, और स्पेसिफिकली जो एजेस है इस वेव फ्रंट के वहीं पर हम दो पॉइंट इमेजिन कर लेंगे। तो मान लो के और बी, दीज आर टू पॉइंट्स विच विल बी एक्टिंग लाइक अ सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट इमिटिंग देयर ओन वेवलेट्स। तो यहाँ पर मैं वेव्स बना रहा हूँ, वेवलेट्स बना रहा हूँ, और उनके कारण जो नए नए स्पेरिकल वेवफ्रंट्स बनेंगे उनको डायरेक्टली ड्रॉ कर रहा हूँ। तो सपोज दिस इज के पॉइंट से निकले हुए वेवलेट्स है, दिस इज वन वेवलेट, फिर उसका वेवफ्रंट बन गया लोकस लेकर, और इस तरीके से सारे जो है इस तरीके से वेवलेट्स आगे ट्रैवल कर रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से हमने क्या किए हैं, कुछ ऐसे वेवफ्रंट्स या वेवलेट्स ड्रॉ कर लिए हैं। अब आते हैं बी पॉइंट पर लौट कर। अब बी पॉइंट अगर आप देखोगे तो इट इज एट द इंटरफेस, और बी पॉइंट से जो वेवलेट्स निकलेंगे उन्हें कहाँ से ट्रैवल करना है, इस प्रिज्म से ट्रैवल करना है जो कि एक डेंसर मीडियम है। अब डेंसर मीडियम में वेवलेट्स क्या स्पीड से ट्रैवल करेंगे, नहीं, उनकी जो स्पीड होगी वो कम होगी एज कम्पेयर टू स्पीड ऑफ वेवलेट्स इन द रेयर मीडियम। तो जितने समय में के पॉइंट से निकले हुए वेवलेट्स ने इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, उतने ही समय में बी पॉइंट से निकले हुए जो वेवलेट्स होंगे वो थोड़ा कम डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे, और उनके जो वेवलेट्स हैं उनको हम इस तरीके से ड्रॉ कर लेते हैं। तो मान लो बी से निकले हुए ये वेवलेट्स है विच हैव ट्रैवल्ड डिस्टेंस लाइक दिस। ठीक, और हम मान लेते हैं कि जितने समय में के से निकले हुए वेवलेट्स यहाँ इस डिस्टेंस तक पहुंचे होंगे, उतने ही समय में बी से निकले हुए वेवलेट्स जो है वो सी पॉइंट तक पहुंच चुके हैं। अब अगर मैं इन दो पर्टिकुलर वेवलेट्स का एक टेंजेंट ड्रॉ करूं, या फिर आप कह सकते हो कि टेंजेंशियल प्लेन अगर हम ड्रॉ करें, तो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे एक वेव फ्रंट जिसकी डायरेक्शन अब चेंज हो चुकी है। तो इस तरीके से मैं एक टेंजेंट प्लेन ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, तो दिस इज माई टेंजेंट प्लेन विच शोज न्यू रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट के डैश, मान लेते हैं इसको बी डैश। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जिस तरीके से प्रिज्म के केस में क्या हुआ था, लाइट की रे आई थी, फिर वो रिफ्रैक्शन के कारण उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई थी, उसी तरीके से यहाँ पर भी देखिए जो वेव फ्रंट है हमारा, जैसे ही वो इस प्रिज्म के कांटेक्ट में आया है उस वेव फ्रंट की भी डायरेक्शन चेंज हो गई। अब इस वेव फ्रंट को अगर मैं नॉर्मल ड्रॉ करता तो वो एक रे ऑफ लाइट ही बनता, तो बराबर देखिए उसी डायरेक्शन में जो प्रीवियसली रे जा रही थी उसी डायरेक्शन में अब हमारा वेव फ्रंट भी जा रहा है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो डिस्पर्शन फिनोमिना है दैट कैन ऑल्सो बी एक्सप्लेन बाय कंसिडरिंग लाइट एज अ वेव, और उसके लिए हमने हाइगन्स की वेव थ्योरी का जो है उस प्रिंसिपल का यूज किया है। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ वी हैव टू सी बिहेवियर ऑफ लेंस टुवर्ड्स द प्लेन वेव फ्रंट। तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने कहा था अगर मेरे पास कोई स्पेरिकल वेव फ्रंट है तो यू कैन कन्वर्ट इट इनटू प्लेन वेव फ्रंट, और अगर कोई प्लेन वेव फ्रंट है तो दैट कैन ऑल्सो बी कन्वर्टेड इनटू स्पेरिकल वेव फ्रंट। तो यहाँ पर वो कैसे होता है इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। तो सपोज मान लो कि मेरे पास ये इस तरीके से एक लेंस है और एक प्लेन वेव फ्रंट जो है वो अप्रोच हुआ है टुवर्ड्स दिस लेंस। अब इस प्लेन वेव फ्रंट को हमने ए बी नाम दे दिया है, बराबर, और यहाँ पर एक P1 पॉइंट भी कंसिडर किया है वेव फ्रंट पर जो किससे टच हुआ है, हमारे इस कॉन्वेक्स लेंस से टच हुआ है। अब हम जानते हैं ईच एंड एवरी पॉइंट ऑन द वेव फ्रंट एक्ट एज अ सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट इमिटिंग देयर ओन वेव्स कॉल्ड एज वेवलेट्स। तो यहाँ हम 3 पॉइंट कंसिडर कर लेते हैं, ए, P1 एंड बी, और क्या करेंगे, ए से जो वेवलेट्स बनेंगे उन्हें फॉरवर्ड डायरेक्शन में अगर ट्रैवल करवा रहा हूं मैं, तो आप देखोगे कि ए से बने हुए वेवलेट्स को ज़्यादातर कहाँ से पास होना पड़ रहा है, रेयरर मीडियम से पास होना पड़ रहा है। बी से भी निकले हुए वेवलेट्स जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में ट्रैवल करेंगे दे विल ऑल्सो बी ट्रैवलिंग इन द रेयरर मीडियम, वेयर एज the wavelets which will be traveling from point P1 they have to travel through denser medium because most of its part will be traveling in the लेंस। ओके, तो लेंस जो है वो डेंसर है। अब यहाँ पे देखो अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पर ए पॉइंट से निकले हुए जो वेवलेट्स है उनको ड्रॉ करूँ तो वो कुछ इस तरीके से मुझे देखने को मिलेंगे। ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, उन्हें ड्रॉ ही कर लेते हैं। तो सपोज ए पॉइंट से निकले हुए जो वेवलेट्स है मैं उन्हें इस तरीके से ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक, तो इन अ सर्टन टाइम सपोज दे हैव रिच्ड समवेयर हियर,
और बी पॉइंट से जो वेवलेट्स निकले होंगे वो भी उन्होंने ही सेम डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा। ठीक है, तो मान लो यहाँ तक बी पॉइंट के भी वेवलेट्स निकले हैं, और जो पी वन पॉइंट से वेवलेट्स निकले होंगे उन्होंने उतने ही समय में जो डिस्टेंस ट्रैवल किया है वो डेंसर मीडियम में ट्रैवल किया है। तो डेंसर मीडियम में लाइट की स्पीड कम हो जाती है, तो हम मानेंगे कि उन्होंने मान लीजिए P2 पॉइंट तक डिस्टेंस ट्रैवल किया है। अब हमें क्या कर लेना है, अब वी हैव टू ज्वाइन ऑल दिस वेवलेट्स विद एनवलप। जैसे ही मैं एनवलप लूंगा, यहाँ पर जैसे इनका एनवलप लूंगा, तो आई कैन सी दिस एनवलप लुक लाइक अ स्पीयर टू मी और अ स्पेरिकल शेप। तो यहाँ पे आई एम टेकिंग एन एनवलप हियर, एंड दिस एनवलप इज एक्चुअली अ स्पेरिकल वेव फ्रंट। ठीक है, आई होप कि आप इसको देख पा रहे हैं। अब इस पर्टिकुलर वेव फ्रंट पर जो स्पेरिकल वेव फ्रंट है, इस पर अगर मैं सारे पॉइंट्स को सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट कंसीडर करता हूं एज पर हाइगन्स वेव थ्योरी, तो इनके जो अपने अपने वेवलेट्स होंगे वो वेवलेट्स कुछ इस तरीके से दिखेंगे, और उनका जब नया मैं वेव फ्रंट लूंगा तो मुझे फिर से एक स्पेरिकल वेव फ्रंट देखने को मिलेगा। अगेन फिर वहां पर भी वेवलेट्स बनते जाएंगे ऐसे, और उनके कारण एक नया वेव फ्रंट मिलेगा, फिर अगेन सेकेंडरी वेव फ्रंट जो है स्पेरिकल होगा। और इस तरीके से आप देखोगे कि ये जो वेव फ्रंट्स है उनकी रेडियस कम होती जाएगी होती जाएगी होती जाएगी, एंड एट द फोकस पॉइंट वो कॉन्सेंट्रेटेड आपको देखने को मिलेंगे। तो इस तरीके से हमने क्या किया है, एक प्लेन वेव फ्रंट को स्पेरिकल वेव फ्रंट में कन्वर्ट कर लिया है विद द हेल्प ऑफ अ लेंस। इन अ सिमिलर मैनर उल्टा भी हो जाएगा, मतलब अगर मैं कोई स्पेरिकल वेव फ्रंट को इंसिडेंट करवाता हूं कहाँ पे, ऑन अ लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, तो हम देखेंगे कि ये जो स्पेरिकल वेव फ्रंट है वो प्लेन वेव फ्रंट में कन्वर्ट हो जाएगा। देखो करके देखते हैं, फिलहाल मैं यहाँ पर इसको इरेज कर लेता हूँ। ठीक है, अब थोड़ी देर के लिए मान लो, तो हम इरेज कर देंगे। ठीक, चलो मान लो कि मेरे पास एक स्पेरिकल वेव फ्रंट है जो कहाँ आ रहा है, इस पर्टिकुलर लेंस पर आ रहा है। तो सपोज दिस इज अ स्पेरिकल वेव फ्रंट। ठीक है, उसका कुछ हिस्सा जो है वो इस लेंस पर आया है। लेट्स से दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी विच इज अ पार्ट ऑफ दैट स्पेरिकल वेव फ्रंट, और पॉइंट P1 इसने क्या किया है, लेंस को टच किया है, मतलब उसके इंटरफेस पे है। नाउ ईच एंड एवरी पॉइंट ऑन द वेव फ्रंट एक्ट्स एज अ सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट, और जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन है वो ऐसे फॉरवर्ड पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ है। तो ये जो ए पॉइंट है, यहाँ से कुछ वेवलेट्स बने होंगे, इन वेवलेट्स को रेयरर मीडियम से ज़्यादातर ट्रैवल करते जाना है। तो कुछ समय के बाद मान लेते हैं कि जो वेव फ्रंट्स ए से निकले हैं वो ऐसे इस तरीके से आगे बढ़े होंगे। ठीक है, चलो अब उतनी देर में बी से जो वेवलेट्स निकले होंगे वो भी ऐसे ही फॉरवर्ड डायरेक्शन में आगे जा रहे होंगे, और चूंकि वो ज्यादातर उनको कहाँ से ट्रैवल करना है, रेयरर मीडियम से ट्रैवल करना है, तो मैं उनको ऐसे रेयरर मीडियम से ट्रैवल करवा रहा हूँ। ठीक है, और जो P1 पॉइंट है यहाँ से भी वेवलेट्स निकले होंगे, लेकिन जितने समय में ए और बी से वेवलेट आगे बढ़े हैं उतने समय में P1 से निकले हुए वेवलेट थोड़ा कम डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे, बिकॉज दे आर ट्रैवलिंग थ्रू अ डेंसर मीडियम, एंड लेट्स से व्हेन दे हैव रीच्ड अप टू P2। ठीक है, जब तक वो इस P2 पॉइंट तक रीच हुए हैं उतने समय में ए से जो निकले हुए वेवलेट्स है वो थोड़ा ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर चुके हैं, और बी से निकले हुए वेवलेट्स भी ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर चुके हैं। अब यहाँ पर अगर मैं एक एनवलप लूँ इन वेव फ्रंट का, तो आई कैन सी टेकिंग एनवलप ऑफ दोज वेव फ्रंट्स आई गेट अ प्लेन वेव फ्रंट हियर। आप देख पा रहे हो, सो दिस इज अ प्लेन वेव फ्रंट जिसको मैं ए डैश बी डैश कह सकता हूँ। तो यहाँ पर हमने क्या किया, एक जो स्पेरिकल वेव फ्रंट है उसको कैसे प्लेन वेव फ्रंट में कन्वर्ट कर लिया है। तो इस तरीके से आप चाहो तो स्पेरिकल को प्लेन या प्लेन को स्पेरिकल वेव फ्रंट में कन्वर्ट कर सकते हो बाय यूजिंग अ कॉन्वेक्स लेंस। इसका यूज खास करके जो आगे आने वाले एक्सपेरिमेंट्स है ना हमारे इंटरफेरेंस के फिनोमिना में, वहां हम देखेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ बिहेवियर ऑफ स्पेरिकल मिरर टुवर्ड्स द प्लेन वेव फ्रंट। अब हम जानते हैं कि अगर मान लीजिए मेरे पास नॉर्मल कोई मिरर होता, इस तरीके से मान लो मैं एक मिरर ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, स्पेरिकल मिरर है, कॉन्केव शेप का हम मिरर इमेजिन कर लेते हैं। इसका ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक, यहाँ हम उसका पोल इमेजिन करते हैं, यहाँ इसका पोल होगा। ठीक है, मान लो यहाँ पे कहीं तो फोकस है। अब हमने समझा है जो रे ऑप्टिक्स होता है वहाँ पे
कोई अगर रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आती है तो वो कहाँ से पास होकर जाती है, फोकस से पास होकर जाती है। तो इस तरीके से अगर कोई रे पैरेलल आएगी कहाँ पे, at the concave mirror, the reflected ray would definitely pass through the focus point। अब ये जो पैरेलल रे है, इन रेस को अगर मैं कोई सरफेस परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं तो वो हो जाएगा हमारा प्लेन वेव फ्रंट। तो यहां पर हम क्या कर लेते हैं, एक प्लेन वेव फ्रंट ऐसा है जो इस पर्टिकुलर मिरर को अप्रोच हो रहा है ऐसे मानेंगे। तो जब ये प्लेन वेव फ्रंट इस मिरर के पास आएगा तो वो कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो यही हमने यहाँ पर केस इमेजिन की है। देखिए शुरुआत में हमने क्या दिखाया है, ये जो लाइट कलर के शेड में मैंने डॉटेड लाइन निकाली है, दोज वर द रेज ऑफ लाइट, जो हमारे रे ऑप्टिक्स का फिनोमिना है। ठीक है, अब उसके जगह हमने क्या किया है, इन पर्टिकुलर रेस को एक परपेंडिकुलर सरफेस ड्रॉ किया विच बिकम्स माय प्लेन वेव फ्रंट हियर। सो देयर इज अ प्लेन वेव फ्रंट AB विच हैज अप्रोच टू द सरफेस ऑफ कॉन्केव मिरर। नाउ व्हाट हैपेंस इज, हम जानते हैं कि एज पर हाइगन्स का वेव थ्योरी, ईच पॉइंट ऑन द वेव फ्रंट दे विल एक्ट एज अ सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट इमिटिंग देयर ओन वेव्स इन ऑल डायरेक्शन विद द स्पीड ऑफ लाइट इन दैट गिवन मीडियम। तो यहाँ देखिए A पॉइंट, B पॉइंट और यहाँ पर एक सेंटर में मैं पॉइंट कंसिडर कर लेता हूँ, दे विल एक्ट एज अ सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट हियर। सो यहाँ पर सेंटर में मैं मान लीजिए C पॉइंट इमेजिन कर रहा हूँ। चलो अब देखो, हाइगन्स ये भी कहता है कि वेव फ्रंट ट्रैवलिंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन ओनली इफेक्टिव, बैकवर्ड डायरेक्शन दे विल बी इनइफेक्टिव। तो A पॉइंट अगर मैं कंसिडर कर रहा हूँ तो A पॉइंट के लिए मिरर के अंदर जाना तो पॉसिबल नहीं है वेवलेट्स को, तो वो कहाँ जाएंगे, जहां पर वेवलेट्स कैन इजीली ट्रैवल। दिस इज अ मीडियम, जिस मीडियम से हमारा वेवफ्रंट अंदर आया था, इस मिरर के पास आया था। तो अब इन वेवलेट्स के लिए ये जो स्पेस है जहां पर मैं वेवलेट्स ड्रॉ कर रहा हूं, दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। बी के लिए भी वैसा ही है, मिरर के अंदर तो रेज जाएंगे नहीं, तो वो रिवर्स डायरेक्शन में ऐसे ट्रैवल करेंगे। तो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन फॉर द वेवलेट्स कमिंग आउट ऑफ पॉइंट बी। व्हेन इट कम्स टू पॉइंट सी, अभी सी पॉइंट पे अगर आप ध्यान दो तो सी पॉइंट के लिए फॉरवर्ड डायरेक्शन तो अभी बची है विच इज अप टू पॉइंट पी, क्योंकि पी पॉइंट पर आने के बाद वो मिरर से टकराएंगे, इसलिए सी पॉइंट से जो वेवलेट्स निकलेंगे उनके लिए फॉरवर्ड डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन वुड बी टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, तो चलो वेवलेट्स को ड्रॉ करके देखते हैं और देखते हैं क्या सही में ये वेवफ्रंट्स कैसे बिहेव करने वाला है। सो सी पॉइंट से जो वेवलेट्स बनेंगे उसको मैं ऐसे ड्रॉ करके दिखा रहा हूं। मान लीजिए इन अ सर्टेन टाइम सी पॉइंट से निकले हुए वेवलेट्स पोल तक पहुंच चुके हैं पी पॉइंट तक, उतने ही देर में ए पॉइंट से जो वेवलेट्स निकलेंगे वो शायद यहां तक पहुंच चुके होंगे। बी से निकले हुए भी वेवलेट्स उन्होंने सेम डिस्टेंस कवर किया होगा। ठीक, अब हम क्या कर लेते हैं, एनवलप ले लेंगे। सो टेकिंग एनवलप ऑफ ऑल दीज पॉइंट्स या फिर ऑल दीज वेवलेट्स, आई गेट अ स्पेरिकल वेवफ्रंट। ठीक है, आ रही है बात समझ में। तो प्लेन जो वेवफ्रंट था वो किस में कन्वर्ट हो गया, स्पेरिकल वेवफ्रंट में। अब मान लेते हैं कि इस पर्टिकुलर वेवफ्रंट पर जितने भी पॉइंट है दे विल बी एक्टिंग एज अ सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट। उसके कारण क्या होगा, दीज सेकेंडरी सोर्सेस वुड प्रोड्यूस देयर ओन वेवलेट्स। तो इस तरीके से क्या करेंगे, वो अपने अपने वेवलेट्स प्रोड्यूस करेंगे। नाउ टेकिंग एनवलप ऑफ दिस वेवलेट विल गिव मी अ न्यू सेकेंडरी वेवफ्रंट। तो इस तरीके से मुझे एक दूसरा स्फीयर देखने को, स्पेरिकल वेवफ्रंट देखने को मिलेगा। फिर इन पर जो पॉइंट्स है वो भी अपने अपने क्या करेंगे, वेवलेट्स फॉर्म करेंगे। अगेन आई विल बी टेकिंग देयर एनवलप, सो आई विल बी गेटिंग अगेन अ स्पेरिकल वेवफ्रंट। तो इस तरीके से जो है हमें ऐसे स्पेरिकल वेवफ्रंट मिलते जाएंगे मिलते जाएंगे मिलते जाएंगे, और जो फोकस पॉइंट है वहां पर आते आते ये सारे जो स्पीयर्स है वो एक फिर डॉट बन के रह जाएंगे। और इस तरीके से जो लाइट रे में फिनोमिना था कि रेज ट्रैवलिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पासेस थ्रू फोकस, इसी तरीके से अगर कोई प्लेन वेवफ्रंट इस कॉन्केव मिरर पर अप्रोच हो रहा है, दैट विल बी ऑल्सो रिफ्लेक्टेड बैक एंड विल कॉन्सेंट्रेटेड एट फोकस। ठीक है, तो ये जो फिनोमिना है वेव फ्रंट का या फिर लाइट के प्रोपेगेशन का इन द फॉर्म ऑफ वेव, जो हमें हाइगन्स ने दिया था, इट सेटिस्फाई ऑल द लॉज एंड रूल्स गिवन बाय रे ऑप्टिक्स। अब आगे हमें क्या पढ़ना है, we will be focusing upon new topic that is polarization, which is exclusively the phenomena of wave optics। तो अभी तक तो हमने बस इतना ही समझा था कि लाइट रे के जो लाइट को रे मानकर जो फिनोमिना हम एक्सप्लेन कर सकते थे, उन्हें अब वेव मानकर भी एक्सप्लेन किया जा सकता है by taking help of Huygens wave theory। And now we will be focusing upon main part of this chapter, that is polarization, then we will be seeing interference and lastly we will be seeing diffraction। ठीक है, तो चलो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।